हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। यूरेका एकेडमी प्लेटफॉर्म आपके लिए पेपर वन से रिलेटेड यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हम लोग हायर एजुकेशन यूनिट 10 के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें आज हमारा फिफ्थ सीरीज है। आप सभी के लिए नया बैच भी स्टार्ट हो गया है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेज हैं, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। और यूट्यूब पे तो हम रोज़ाना आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आ ही रहे हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, लाइव हैं, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और क्वेश्चन को ज़रूर इंटरटेन करें, उसको पढ़ें, आंसर करें, फीडबैक दें। कोई जल्दीबाजी नहीं रहता आप लोगों के लिए, है ना। तो कोशिश करते रहें आप लोग कि रोज़ाना पार्टिसिपेट करें और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर कर पाएँ आप। तो आज के सीरीज़ में पहला क्वेश्चन देखिए। आज के सीरीज़ में पहला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाई। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये यूनिट 10 के पहले ही टॉपिक से क्वेश्चन है। टॉपिक फर्स्ट में, जिसमें एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया से यानी प्राचीन भारत में शिक्षा से संबंधित है। क्योंकि प्राचीन भारत में एक फेमस बुक है अष्टाध्यायी। कौन है इसके ऑथर? आंसर करें सभी लोग। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है पाणिनि। पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बुक पर आगे जाकर कुछ और बुक रिव्यू लिखे गए, जैसे महाभाष्य नाम से इसी बुक के ऊपर एक टीका लिखा गया। और महाभाष्य के लेखक हैं महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि इसी अष्टाध्यायी के ऊपर एक टीका लिखा है। तो इसके आंसर तो पाणिनि हुए। और अगर मान लीजिए उससे आगे एक कदम और बढ़ाए यूजीसी नेट, तो महाभाष्य से पूछा जा सकता है। ये सब पोस्ट मौर्य पीरियड में ये वाला जो बुक लिखा गया है, पोस्ट मौर्य एरा है, पोस्ट मौर्यन यानी मौर्योत्तर काल में। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला एन एंशिएंट सेंटर फॉर हायर लर्निंग इन इंडिया was declared as a heritage site by the UNESCO in। भारत में उच्च शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र तक्षशिला को यूनेस्को द्वारा विरासत स्थल घोषित किया गया। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए।
जी दोस्तों बताइए क्या आंसर है। मैं चाय रिसीव करने चला गया था। जल्दी बताइए आप लोगों के आंसर क्या है। नाइनटीन 1982, 1984, 1986 क्या सही आंसर है इसमें। एक दो क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व किया था वो रिपीट होते हुए दिख रहे थे मुझे, तो मैंने उसको चेंज करवाया है क्योंकि हो जाता है कई बार टेक्निकली। तो उस क्वेश्चन को आप इग्नोर कीजिए और आज के पहले क्वेश्चन के रूप में आप इसे लीजिए। हालांकि उसको भी आप प्रैक्टिस सेशन में ठीक ही था, उसको आपने कवर कर लिया है। तो अब आप नए क्वेश्चन को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेजिडेंशियल सेंटर फॉर फ्री एंड creative inquiry into the fundamental themes and problems of life and thought। निम्नलिखित में से जीवन और चिंतन के मूलभूत विचार और समस्याओं की उन्मुक्त और सृजनात्मक उत्सुकता के निमित्त आवासीय केंद्र कौन सा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कॉलेज ट्रस्ट, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी and National Assessment and Accreditation NAC। इसका मतलब NAC होता है, बताइए। रेजिडेंशियल सेंटर की बात किया जा रहा है जिसमें विशेष रूप से क्या होता है, जीवन और चिंतन के मूलभूत विचार और समस्याओं की उन्मुक्त और सृजनात्मक उत्सुकता के निमित्त आवासीय केंद्र कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी होगा, क्योंकि ये तो एक विजिलेंस टीम है जो टेक्निकल कॉलेजों में जाकर उनके पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या वगैरह की जांच करने का काम करते हैं और इनके डेटा के आधार पर यूनिवर्सिटीज को रैंक मिलता है, कॉलेजेस को रैंक मिलता है। सो डी तो होगा नहीं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ एक विशेष प्रकार की विद्यापीठ है, नाम में ही आपको दिख रहा है कि केवल संस्कृत विषय की पढ़ाई के लिए है, जबकि जीवन और चिंतन मूलभूत विचार की बात हो रही है यहाँ पर। डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कॉलेज ट्रस्ट एक जनरल फेनोमेना से रिलेटेड कॉलेज है, यहाँ पे सामान्य पढ़ाई होती है। सी इसका आंसर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अ वाइटल रोल इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री सेंटर्ड ऑन स्किल मैन पावर प्रोडक्टिविटी एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ of its people is focused on which of the following domains। बताइए इसका सही आंसर क्या है। कुशल जनशक्ति, उत्पादकता और लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित मानव संसाधन विकास में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर बल दिया जाता है। व्यावसायिक, औपचारिक,
जीवन पर्यंत शिक्षा या तकनीकी शिक्षा? क्या होगा सही आंसर? देखिए, औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होना है। जीवन पर्यंत शिक्षा जैसा कोई प्लान किया हुआ चीज़ तो है नहीं। जीवन अपने आप में आपको जीवन पर्यंत शिक्षा देती रहती है। अब मैटर है कि व्यावसायिक शिक्षा या तकनीकी शिक्षा। यहाँ पर कुशलता की बात हो रही है, उत्पादकता की बात हो रही है, तो तकनीकी शिक्षा इससे बेटर कोई नहीं हो सकता। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द स्टेटस ऑफ डीम्ड to be university and institution must fulfill other essential condition along with the following options. What other achievement are mandatory? At least 2 research publication in peer review as SCOPUS or VOS journals per year per faculty. प्रति संकाय में प्रतिवर्ष समकक्षी पुनरीक्षित अथवा SCOPUS या WOS जर्नल में कम से कम 2 शोध का प्रकाशन। डियर फ्रेंड, याद होगा एक प्रीवियस क्लास में डीम्ड यूनिवर्सिटी के कुछ और पैरामीटर्स के ऊपर बात की गई थी, और आज उससे भी एडवांस पैरामीटर आपके सामने हैं। तो जरा इस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी सॉल्व कीजिए। इसमें से कौन सा एक इसेंशियल चीजें होना चाहिए? कौन इसमें से मैंडेटरी है? दूसरा, एटलीस्ट 5 रिसर्च पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यू, मीन्स यहां पर 2 की बात है, यहां पर 5 की बात है, यहां पर 1 की बात है, यहां पर 3 की बात है। बाकी सब कुछ तो सेम ही है। तो जरा आप लोग सोचिए कितना हो सकता है। क्या 2 चाहिए, 5 चाहिए, 1 चाहिए, 3 चाहिए? 1 2 3 5। इसका सही आंसर है ए, 2 रिसर्च पेपर पब्लिकेशन होना ही चाहिए। वैसे आपको बताऊं, जब आप पीएचडी करने जाओगे उस समय भी आपके यूजीसी केयर के 2 यूजीसी केयर में पब्लिश्ड आपके 2 आर्टिकल्स होने चाहिए एज अ रिसर्च स्कॉलर, एज अ पीएचडी स्कॉलर, जो आपके थीसिस के साथ एसोसिएट होता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, फ्यूचर में आपको पीएचडी करना है। वहां भी यूजीसी केयर के अंदर 2 रिसर्च पेपर आपको देना होता है। यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रत्येक फैकल्टी को वर्ष में कम से कम 2 शोध प्रकाशन कराना होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू सपोर्ट इनोवेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट दैट आर सोशली रेलिवेंट, locally need based, nationally important and globally significant? और इसमें स्पार्क है, स्ट्राइड है, इम्प्रेस प्रोग्राम है या स्कीम है, फिर स्टार्स है। इनमें से कौन आपको लगता है कि भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाया गया जिसमें इनोवेटिव यानी नवोन्मेषी अनुसंधान परियोजनाओं को समर्थन देता है, जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक, स्थानीय आवश्यकता अनुरूप, राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा वैश्विक महत्व की है? इसमें स्ट्राइड, STRIDE, स्ट्राइड को इसी पर्पस से गवर्नमेंट ने स्कीम के रूप में लॉन्च किया कि हमें किसको सपोर्ट करना है? इनोवेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट को। इनोवेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए स्ट्राइड बनाया गया,
बी इसका आंसर है। एक्चुअली डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन करेंट अफेयर का है, ये क्वेश्चन करेंट अफेयर के अंतर्गत पूछा गया है, तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिएगा। यूजीसी के साइट पे बहुत सारे करेंट अफेयर्स से रिलेटेड मुद्दा आता है, उसको देखते रहेंगे। जैसे बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल रैंकिंग्स है वो, इसके अलावा यूजीसी हर साल कुछ फेक यूनिवर्सिटी का डेटा लेके आती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या में बढ़ोतरी या घटोती होती है तो फिर उसको अपडेट करते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी की संख्या, स्टेट यूनिवर्सिटी की संख्या, तो जरा इन सब पे आप ध्यान देते रहेंगे, करंट अफेयर का मुद्दा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अंडर गैट्स हायर एजुकेशन पॉलिसीज आर टू बी फ्रेम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। गैट्स व्यवस्था के अनुसार उच्च शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा किया जाता है? क्या एजुकेशन विभाग ऐसा करती हैं? क्या एक्सटर्नल अफेयर विदेश मामले या विदेश मंत्रालय ऐसा करती है? क्या कॉमर्स एंड ट्रेड मंत्रालय, वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय ऐसा करती है? क्या अर्बन प्लानिंग मंत्रालय के अंतर्गत ऐसा होता है? उच्च शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण निम्न में से किस विभाग के द्वारा किया जाता है? किस व्यवस्था के अंतर्गत? गैट्स के अंतर्गत। गैट्स के अंतर्गत। आप इसमें देखोगे जो गैट्स का कंसर्न है वो कॉमर्स एंड ट्रेड डिपार्टमेंट से संबंधित है, और जिसको वाणिज्य एवं व्यापार मंत्रालय कहेंगे, इसी के अंतर्गत ये आता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन रिकमेंडेशन ऑफ नॉलेज कमीशन विद रिगार्ड टू हायर एजुकेशन इन इंडिया। भारत में उच्च शिक्षा के संबंध में नॉलेज कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रमुख संस्तुतियां दी गई? आपको 6 स्टेटमेंट दिख रहा होगा। इन 6 में से मिनिमम 3 उत्तर सही है, और यही आपको कनेक्ट करना है, इंटरकनेक्ट करना है। 1 2 3 2 4 6 3 4 5 4 5 6। पढ़िए सबको और सबको आंसर कीजिए। एडिशनल रेगुलेटरी इंस्टीट्यूट, क्लोजर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, मैसिव expansion of higher education, focus on affirmative action, effort to achieve excellence and nationalization of higher education। उच्च शिक्षा का राष्ट्रीयकरण। भारत में उच्च शिक्षा के संबंध में नॉलेज कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रमुख संस्तुतियां दी गई थी? बताइए। क्या आंसर होगा आपका? अतिरिक्त विनियामक संस्थाओं का होना, एडिशनल रेगुलेटरी इंस्टीट्यूट्स। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। क्लोजर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, निजी विश्वविद्यालयों को बंद करना, ये करके खतरा मोल लेना है क्या? एजुकेशन कोलैप्स हो जाएंगे भारत में, क्योंकि जितने प्राइवेट कॉलेज भारत में एग्जिस्ट करता है उसको बंद कर दिया जाए फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएंगे, है ना। खास करके वोकेशनल और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज इतने सारे हैं निजी क्षेत्र में, तो पॉसिबल ही नहीं है। 1 2 को आप हटा के देखिए। 1 2 के हटाने से 2 ऑप्शन तो आपके हट गए। अब आप सी एवं डी में ढूंढिए। उच्च शिक्षा का व्यापक विस्तार, ये तो होना चाहिए। उच्च शिक्षा का व्यापक विस्तार तो होना चाहिए। फोकस ऑन अफर्मेटिव एक्शन, बिल्कुल सही। इसके अलावा उत्कृष्टता को सुनिश्चित करने हेतु प्रयास, यही तो मेन मोटिव था। 3 4 5 सही आंसर है, यानी डी भी रॉन्ग आंसर है, ऑप्शन है सी इसके लिए सही आंसर है। आपको बता दूं, यूजीसी की स्थापना होने के बाद यानी 1956 के बाद ज्ञानम कमीशन बनाया गया था, ज्ञानम समिति, जिसको नॉलेज कमीशन कहा गया। उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया था
जिस रिकमेंडेशन में यही 3 पॉइंट मेन रूप से हाईलाइट किए गए थे। क्लास में बताऊंगा ज्ञानम कमीशन भी, नॉलेज कमीशन के बारे में। फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर एज रीजन आर। तो असर्शन क्या कहता है इसको पढ़िए, और फिर रीजन क्या कहता है उसको पढ़िए। असर्शन कहता है ए में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर कंसिडर्ड एलाइट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। भारत के उच्च शिक्षण संस्थाओं में केंद्रीय विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट माना जाता है। ठीक है, आपको कोशिश करना है कि इसमें इसको इस रूप में ले कि ये ट्रू है या फॉल्स है। जो भी हो, दोनों में से एक आपको सिलेक्ट कर लेना है। रीजन कहता है, ये तो असर्शन हो गया। रीजन क्या कहता है? डिस्पाइट दियर एलिस्ट और एलाइट्स इमेज, these institutions do not find place in the top order of international ranking। अतिश्रेष्ठ छवि होने के बावजूद ऐसे संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के शीर्ष पायदान में स्थान प्राप्त नहीं हो पाता। इसमें भी आपको सबसे पहले ढूंढना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो अभिकथन क्या कह रहा है? भारत के उच्च शिक्षण संस्थाओं में केंद्रीय विश्वविद्यालय का उत्कृष्ट माना जाता है। बिल्कुल सही है। और किसको माना जा सकता है? क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी को, डीम्ड यूनिवर्सिटी को? नहीं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो बनाया ही इसी पैरामीटर पे जाता है कि उसका जो प्रीवियस कंट्रीब्यूशन है नेशन में वो बहुत उच्च लेवल का है, इसलिए सही बात है। हालांकि इतना उत्कृष्ट होने के बावजूद, अति श्रेष्ठ छवि होने के बावजूद भी ऐसे संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पायदान में स्थान नहीं मिल पाता। यह स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है, यानी दोनों सही है। अब बताइए कि क्या रीजन यानी तर्क अभिकथन की पुष्टि करता है? तो आप कहेंगे नहीं, इस दोनों में कोई ऐसा लिंक नहीं है, और इसीलिए इसका सही आंसर है बी। जिसका मतलब है कि दोनों सही है, लेकिन यहां व्याख्या नहीं किया जा रहा, यहां व्याख्या नहीं किया जा रहा है, इस वजह से बी सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, द 10th 5-year प्लान। 5-year प्लान जानते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आज़ादी के बाद हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात की जा रही है। अप्रोच पेपर ऑन हायर एजुकेशन फोकस ऑन। उच्च शिक्षा से संबंधित 10वीं पंचवार्षिक या पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीयकरण, ग्रामीणीकरण, सार्वभौमिकीकरण, आईटीसी उन्मुक्तता। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जा रही है। उसमें क्या ऐसा प्लान किया गया कि हम अपने उच्च शिक्षा को कैसा बनाएं? तो आप कहेंगे भाई ग्रामीण स्तर पे थोड़े ना ले जाना है, हमें तो उत्कृष्टता की ओर ले जाना है। आईसीटी का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, एक टॉपिक, एक यूनिट ही है आपके सिलेबस में, है ना? इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी की बात की जा रही है कि क्या केवल इसके दृष्टिकोण की बात की गई कि आईसीटी को डालें इसमें? तो आप कहेंगे नहीं। सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन, यह शब्द थोड़ा सा ठीक लग रहा है, और एक है इंटरनेशनलाइजेशन। हमें फोकस करना है कि 10th पंचवर्षीय योजना में क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो आप देखेंगे इसमें इंटरनेशनल लेवल का इंटरनेशनलाइजेशन करने की बात की जा रही थी। सो ए सही आंसर होगा इस प्रश्न में। देखिए आप लोग आंसर करें तो क्वेश्चन नंबर के साथ करें। मंजू आपने आंसर किया है, बट
सिर्फ ऑप्शन लिखा है, किस क्वेश्चन का ऑप्शन आपने दिया, तो ज्यादा क्लियर होगा अगर आप क्वेश्चन नंबर के साथ लिखे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 के लिए आपका क्या ऑप्शन है वो लिखिए। चलिए, द हाईएस्ट कॉलेज डेंसिटी, दैट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेज पर लाख eligible population in the age group of 18 to 23 years in which of the following states। वाह, क्या क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सेंसस के साथ इसको कनेक्ट किया गया है, आधुनिक डाटा के साथ। अधिकतम महाविद्यालय घनत्व अर्थात 18 से 23 वर्ष के आयु समूह में अर्ह प्रति 1 लाख जनसंख्या पर महाविद्यालयों की अधिकतम संख्या किस राज्य में। एक बात तो मैं बता दूं कि बिहार में तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लिटरेसी रेट आपको पता है सबसे कम है और टेक्निकल कॉलेज का बहुत ज़्यादा अभाव है यहाँ पर। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, जनसंख्या और कॉलेज के रेशियो में काफ़ी डिफरेंस है, इसलिए उत्तर प्रदेश भी सही आंसर नहीं होगा। मुझे लगता है कि कर्नाटक काफ़ी फेमस है, बंगलुरु वगैरह देखते हैं आप, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो वहाँ पे है। आईआईटी की बात कर ले, आईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात कर ले, टेक्नो पार्क कहा जाता है कर्नाटका को। सो इसका आंसर बी होगा, इसमें तो कुछ देखने की बात ही नहीं है। गुजरात में भी है बट ये बिजनेस हब है, बिजनेस के लिए ज़्यादा फेमस है। बिहार यूपी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है और कॉलेजों की संख्या भी कम है। हालांकि यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, एवरेज पूछा गया है। चलिए, तो सही आंसर है बी। यूजीसी केयर, आज ही हमने अभी कुछ देर पहले बात किया था। यूजीसी केयर एक लिस्ट है जिसमें कई सारे पब्लिकेशन हाउस का नाम है जो आर्टिकल पब्लिश करती हैं। यूजीसी केयर हैज बीन सेट अप फॉर प्रोमोटिंग, यूजीसी केयर की स्थापना निम्नलिखित में से किसे या किन पहलुओं को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। क्वालिटी रिसर्च, गुणवत्तापरक शोध, अकादमिक सत्यनिष्ठता, एकेडमिक इंटेग्रिटी, प्रकाशन, जन्य नैतिकता, पब्लिकेशन एथिक्स, समावेश और पहुंच, इंक्लूजन एंड एक्सेस, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन रिसर्च, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगात्मक शोध। तो विकल्प है आपके पास ए बी सी डी, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा विकल्प सबसे अप्रोप्रिएट है। अप्रोप्रिएट विकल्प का आपको क्या करना है, तलाश करना है। यूजीसी केयर का जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस है, सबसे प्राइमरी लेवल पे आप देखेंगे तो यूजीसी केयर के अंतर्गत ही जो शोधार्थी हैं, रिसर्च स्कॉलर, उनके आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश होने चाहिए और इसी के आधार पर उनको क्या दिया जाता है, एक एफिलिएशन दिया जाता है, उनके शोध को गुणवत्तापरक माना जाता है। यानी ये ऑप्शन सही है। अकादमिक सत्यनिष्ठता, बिल्कुल इसका भी कनेक्शन है। प्रकाशन, जन्य नैतिकता, पब्लिकेशन एथिक्स, मैंने बताया ही कि यूजीसी केयर एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने का प्रयास करता है। सो ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रहा है। समावेशन और पहुंच, इंक्लूजन एंड एक्सेस, इस तरह का मोटिव इसका नहीं है। फोर्थ वन ऑप्शन रॉन्ग है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगात्मक शोध, इस तरह की कोई मानसिकता नहीं है यूजीसी केयर के लिए। आप पहले 1 2 3 के साथ जाइए, 1 2 3 डी में है इसलिए यही आंसर है, नहीं तो 1 2 3 के साथ 5 एक पेयर बनता है, बट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात नहीं की जाती है। यूजीसी केयर भारत की एक पब्लिकेशन ग्रुप के लिए एक लिस्ट बना के हर साल अपडेट करती हैं यूजीसी, तो उसको यूजीसी केयर लिस्ट कहते हैं। सो इसका आंसर है डी, 10 का आंसर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हेफा का फुल फॉर्म क्या है, यह आपसे पूछा गया है। हेफा, हेफा के बारे में पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म क्या है, निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त है।
एब्रीविएशन, तो आपको बताना है हायर एजुकेशन फाइनेंस एकेडमी है क्या, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी है क्या, हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क एसोसिएशन है क्या, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी है क्या। कितना क्लोज है सारे ऑप्शन, सब में हायर एजुकेशन है और सेकेंड टर्म सब में डिफरेंट है, फाइनेंस, फाइनेंसिंग, फ्रेमवर्क, फंडिंग। हेफा इसलिए बनाया गया कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को फंड दिया जा सके, और हेफा को एज अ एकेडमिक नहीं बनाया गया है, एज अ एजेंसी बनाया गया है। एसोसिएशन भी नहीं है, यहाँ भी एजेंसी है, फंडिंग एजेंसी, फाइनेंसिंग एजेंसी। हायर एजुकेशन फंडिंग, फाइनेंसिंग, ये दोनों बहुत क्लोज है और इसका फुल फॉर्म है फाइनेंसिंग एजेंसी। ठीक, तो बी इसका सही आंसर है। मैं आपको बता दूं 2016 में इसको बनाया गया था, भारत सरकार ने ही इस संस्था को बनाया है। ठीक है, बनाई है। क्वेश्चन नंबर 12, द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी कॉलेज इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग, सामुदायिक महाविद्यालय की अवधारणा निम्नलिखित में से किन को सुनिश्चित करती? जीवन कौशल में संलिप्तता, लाइफ स्किल एंगेजमेंट, उच्च शिक्षा प्रणाली में पार्श्विक प्रवेश, लैटरल एंट्री इनटू हायर एजुकेशन सिस्टम, ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक अवसर, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर रूरल स्टूडेंट्स, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना, सामुदायिक महाविद्यालय। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रिपेयरिंग द यूथ फॉर लोअर लेवल एम्प्लॉयमेंट मार्केट, निम्न स्तरीय रोजगार बाजार हेतु युवाओं को तैयार करना। क्या आपको लगता है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि यहां पर रोजगार देने की बात नहीं की जा रही है और ना ही यहां पर लोकल कॉलेजेस की बात की जा रही है। 5-6 तो होगा ही नहीं। 1 2 3 2 3 4, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना। नहीं, रोजगार मुहैया कराने का इसका कोई टारगेट नहीं है। 1 2 3 वाले को सही आंसर मानिए, ये सही आंसर है 12 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन स्टैच्यूअरी बॉडी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन यूजीसी दशकों से पूछते हुए आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन गैर संविधिक निकाय है? संविधिक मतलब जो संविधान के विधि के अनुसार ना बनाई गई हो। जैसे ज्यादातर 3 तरह के संस्थाएं बनाई जाती है, जो इसमें सबसे पहला माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक, दूसरा माना जाता है स्टैच्यूअरी यानी संविधान के विधि के अनुसार, और तीसरा माना जाता है बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट यानी वैधानिक, केवल सरकार के वैधानिक आदेश से जो बनाई जाती है। इसमें पूछा है गैर सांविधिक, तो गैर सांविधिक का मतलब ही है जो संविधान के विधि के अनुसार ना बनाया गया हो, यानी केवल और केवल एक बात की जा रही है सरकार के आदेश से बनाई गई संस्था। तो सरकार के आदेश से कौन सी संस्था है? क्या एनटीसी है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद? नहीं, ये तो नहीं है, ये तो स्टैच्यूअरी बॉडी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया? नहीं, ये जुडिशियरी का सबसे बिगेस्ट बास्केट है। बार काउंसिल को के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, वकीलों के लिए एक काउंसिल है। भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई, रिहैबिलिटेशन काउंसिल, ये तो भारत सरकार की संस्था है। ये तो बहुत बड़े लेवल पे रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम लोग लेके आती है। इसमें इसका मतलब है कि ये भी सही आंसर नहीं होगा। तो बचता है नैक। नैक को आप सही आंसर मानिए, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, नैक। डी इसके लिए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द नीति आयोग 3-year एक्शन एजेंडा आइटम्स रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा क्षेत्र से संबंधित नीति आयोग के 3 वर्षीय कार्य एजेंडा मदों की पहचान करना है। ये
करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। उस शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित नीति आयोग के त्रिवर्षीय कार्य एजेंडा के मदों की बात करना है, पहचान करना है। क्या शीर्ष कॉलेजों की स्वायत्तता की बात की गई? ऑटोनोमी फॉर टॉप कॉलेजेस, रिफॉर्म्स ऑफ द रेगुलेटरी सिस्टम, विनियामक तंत्र में सुधार, या फिर स्टैब्लिशिंग अ सिस्टम ऑफ प्रोजेक्ट एंड स्कॉलर स्पेसिफिक रिसर्च ग्रांट, परियोजना और शोधार्थी केंद्रित शोध अनुदानों की पद्धति की स्थापना करें। प्रमोशन ऑफ रिसर्च कल्चर, शोध संस्कृति का संवर्धन, एंड नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान। कौन कौन से नीति आयोग के 3 ईयर एक्शन एजेंडा का हिस्सा है, जरा आप लोग बताइए। आपको याद होगा 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, तो उन्होंने ये स्कीम लॉन्च किया था, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के और भी कई जगहों के यूनिवर्सिटी के कुछ अच्छे कॉलेजेस को ऑटोनोमी दिया गया पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, कि क्या ये कॉलेज अपने पैरों पे खड़े होकर क्या एजुकेशन को अच्छे से प्रोजेक्ट कर सकती है, क्या फी, क्या डिग्री, क्या उनके रिसर्च आदि चीज़ों में विकास हो सकती है। तो ये उसके एजेंडा में सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट था। रिफॉर्म द रेगुलेटरी सिस्टम, बिल्कुल इसमें सुधार करने की बात थी कि कैसे विनियामक तंत्र में सुधार किया जाए। एस्टैब्लिशिंग अ सिस्टम ऑफ प्रोजेक्ट एंड स्कॉलर स्पेसिफिक रिसर्च, बिल्कुल ये भी हमारा एजेंडा था 3 ईयर एक्शन में। इसके अलावा इसमें है शोध संस्कृति का संवर्धन, ये यूजीसी का काम है। ये किसका काम है? यूजीसी का काम है, इसलिए ये काम इनके हिस्से में नहीं आएगा, यानी 4th तो होगा ही नहीं। अब क्या है? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नहीं, शोध के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया गया, क्योंकि शोध के लिए पहले से ही हमारे पास बहुत सारे संस्थान हैं। यानी 1, 2, 3 सही आंसर है, ए सही आंसर है। 14 का डी जिन जिन लोगों ने सिलेक्ट किया उन सबके रॉन्ग है। पूजा ने पहले डी सिलेक्ट किया था, बाद में ए सिलेक्ट कर लिया। चलो ए सिलेक्ट कर लिया तो फिर ठीक है आपका आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन द बेसिस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ योगा इन टीचिंग और टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज, अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में योग को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? ओके, एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, विजन ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव 2012, एंड ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019। कौन इसके लिए सही आंसर है? जो योगा को टीचर ट्रेनिंग कोर्स के अंतर्गत शामिल करने की बात जो की गई थी, मैं आपको बता दूं, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड का कोर्स कंप्लीट किया था 2013-14 में, तब योगा हमारे बीएड कोर्स के दौरान ट्रेनिंग सेशन के रूप में लाया गया था। चूंकि मैं पार्टिसिपेंट हूं तो मुझे पता है, तो इस हिसाब से ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 2019 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और भारत इतना एडवांस नहीं है कि योजना कोई घोषित करे और उसको इमीडिएट लागू कर दे, इसलिए 12 वाला होना भी मुश्किल है।
अब देखो ये बिल्कुल मेरे एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि मैं खुद ही 2013-14 बैच का स्टूडेंट रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड प्रोग्राम का, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन में इस तरह की कोई बातें नहीं थी, इसका आंसर बी होगा। राजीव गांधी ने 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाया, राजीव गांधी यानी कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस तरह के बातों को टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल करने की बात की थी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा स्टेप लिया था राजीव गांधी ने, वो था कंप्यूटर एजुकेशन। तो कंप्यूटर एजुकेशन के साथ साथ योगा को उन्होंने एजुकेशन में शामिल करने का प्रयास किया था। तो 15 के लिए बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, द एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी नोन एज द चीफ सेंटर फॉर एडवांस एंड स्पेशलाइज्ड स्टडी इन न्यायालॉजिक वाज, निम्नलिखित में से किस प्राचीन विश्वविद्यालय को न्याय और तर्क शास्त्र में उच्च और विशिष्ट अध्ययनों के मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है? यह तो मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ाया होगा। विशेष रूप से न्याय और तर्कशास्त्र के क्षेत्र में कौन सा विद्यालय बहुत ज्यादा फेमस है? याद कीजिए, जगदला विश्वविद्यालय जब मैं बताया तो बताया यहां पर वज्रयान की शिक्षा दी जाती थी मुख्य रूप से, इसलिए यह ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। नादिया डिस्ट्रिक्ट में जो एजुकेशन सेंटर बने थे, नादिया विश्वविद्यालय, इसमें नो डाउट हिंदू धर्म के शिक्षा दिए जाते थे, बट स्कूल ऑफ लॉजिक के रूप में यह फेमस नहीं था। बल्लभी विश्वविद्यालय के बारे में मैंने आपको बताया था क्लास में ही, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास में जो बच्चे होंगे उनको बताया था हमने कि वल्लभी विश्वविद्यालय में बेसिकली हीनयान की पढ़ाई होती है, हीनयान बुद्धिज्म की। हिंदू धर्म की पढ़ाई का सबसे बेहतरीन केंद्र माना जाता है मिथिला यूनिवर्सिटी। हालांकि मिथिला सचेज यूनिवर्सिटी नहीं था, फिर भी मिथिला में उस जमाने में जब मैंने बताया था कि गार्गी जैसी स्कॉलर यहां से पास आउट थी, यहां पर अध्यापन की भी काम कराती थी, साथ ही साथ अष्टवक्र का जिक्र किया था हमने। और मैंने बताया था कि इसी तर्क शास्त्र को लेकर अष्टवक्र और गार्गी दोनों का अलग अलग समय में याज्ञवल्क्य ऋषि से डिस्कशन हुआ था और दोनों ने इंडिविजुअली इनको हराया हुआ है याज्ञवल्क्य को। यानी गार्गी भी एक बार वार्तालाप में याज्ञवल्क्य को डिफीट की थी और अष्टवक्र भी एक बार इनको डिफीट किया है। सो ये सब स्कूल ऑफ लॉजिक की ही तो बात है। न्याय और स्कूल ऑफ लॉजिक की बात की जाती है। न्याय लॉजिक के क्षेत्र में सबसे फेमस संस्थान है मिथिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, बहुत डिटेल बताया था हमने क्लास में इसके बारे में। चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एडमिशन वाज प्रीवैलेंट इन नालंदा यूनिवर्सिटी इन एंशिएंट इंडिया? नालंदा पर तो मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटे का क्लास दिया हूं मैं केवल नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश विधि अभिभावी थी, कैसे एडमिशन होता था? एंट्रेंस एग्जामिनेशन के आधार पर, साक्षात्कार के हिसाब से, उत्तम शैक्षणिक पूर्ववृत्ति मींस गुड एकेडमिक क्रीडेंशियल के आधार पर, या फिर पीयर डिस्कशन के आधार पर। पीयर डिस्कशन आप लोग जानते होंगे, ग्रुप चर्चा बोलते हैं। तो मैंने बताया था कि इन सबको वॉचमैन के द्वारा, सॉरी वॉचमैन कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के द्वारपाल के द्वारा, जो वहां पे एंट्रेंस परीक्षा लेकर ही अंदर बच्चों को जाने देते थे, कितना डिटेल बताया था। और ये सब कुछ वेन सांग ने अपने पुस्तक में लिखा हुआ है। मैंने क्लास में चर्चा किया था कि एक चीनी यात्री आया था वेन सांग ने ही बताया है कि नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का आयोजन होता था। सो इसके लिए ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग emphasized
that education needs to be managed in an atmosphere of utmost intellectual rigor, seriousness of purpose and of freedom essential for innovation and creativity। निम्नलिखित में से किसमें इस बात पर बल दिया गया कि शिक्षा का प्रबंधन अत्यधिक बौद्धिक शक्ति, गंभीरता एवं नवाचार तथा सृजनशीलता के लिए अपेक्षित स्वतंत्रता के परिवेश में किए जाने की आवश्यकता है। कितना इंपॉर्टेंट अवधारणा है कि हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए। चूंकि हमें अत्यधिक बौद्धिक शक्ति, गंभीरता एवं नवाचार तथा सृजनशीलता के लिए जो अपेक्षित स्वतंत्रता का परिवेश क्रिएट किए जाने की आवश्यकता है, इस तरह के विचार पर बल कहां दिया गया था? क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1965, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, नीति आयोग का जो प्लान आया था 3 ईयर एक्शन एजेंडा, क्या उसमें? क्या ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 में ऐसी बात की गई? अभी इससे मिलता जुलता ही एक क्वेश्चन था, यह नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में लाया गया था। इसका आंसर अभी जस्ट हमने कुछ क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था। 1986 में इस तरह के सारे इनिशिएटिव किए गए थे, काफी इंपोर्टेंट था ये। 1986 का शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा नीति में आजादी के बाद आप कहेंगे तो मैग्ना कार्टा माना जाता है। आमूल चूल परिवर्तन किया गया, क्योंकि इन सब का बेस था 1964-1966 का कोठारी कमीशन के अनुशंसाएं। जो कोठारी कमीशन के रिपोर्ट्स थे, उस कोठारी कमीशन के रिपोर्ट को आधार बनाकर ही 1968 और 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। ठीक है ना? इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू ऑल यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राष्ट्रीय महत्व की संस्था होने के साथ साथ सभी विश्वविद्यालयों के लिए उभयनिष्ठ प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, उच्च अध्ययन संस्थान। तो जल्दी से बता दीजिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग। ये सेकेंड लास्ट है, माफ कीजिएगा। From the following identify the organization that provides a common platform to all university। देखिए इस क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सभी विश्वविद्यालय को एक राष्ट्रीय स्तर पे इकट्ठा करने का प्रयास किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का रोल इस लेवल का नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर बी है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द करेंट चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। भारत में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं? बेहतरीन केस स्टडी है, आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। बिल्कुल केस स्टडी है। भारत के उच्च शिक्षा में वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं? व्हाट आर द करेंट चैलेंजेस इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। क्या विस्तार की समस्या है, एक्सपेंशन, इक्वेलिटी, साम्यता, फंड्स, क्या निधियों की कमी है, निधियां, परीक्षा सुधार, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, क्या एक्सेलेंस की कमी है, उत्कृष्टता, क्या प्रवेश परीक्षाओं में समस्या है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जल्दी बताइए कौन कौन सा लगता है कि आपको इसके लिए रेलेवेंस पॉइंट है। देखिए भारत में आज भी ये समस्या तो है। प्रवेश परीक्षा अलग अलग तरीके से होता है, कहीं पे डायरेक्ट एडमिशन हो जाते हैं, कहीं पे मेरिट बेसिस होता है, कहीं एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। लेकिन अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप देखेंगे यूजी और पीजी दोनों लेवल पर
एक एग्जामिनेशन होता है CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और इसने बहुत हद तक इस समस्या को अब सॉल्व करने का प्रयास किया है। लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था तब ये समस्या हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से देखा गया था, तो आप कहेंगे नहीं, इस तरह की समस्याओं को समाधान के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इसको आप सही आंसर में नहीं रखे। उत्कृष्टता तो हमेशा से एक्सेलेंसी एक समस्या है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ज़्यादातर ग्रेजुएट बेरोजगार हैं और इसी वजह से हैं क्योंकि उन्हें एक अच्छी शिक्षा नहीं मिली, उत्कृष्ट शिक्षा नहीं मिली जिनसे उनको जॉब मिल सके। सो इसमें ये एक वजह तो है। परीक्षा सुधार अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से होता रहा है, इसको बहुत बड़ा इशू नहीं माना जा सकता। एनसीएफ अलग अलग समय पर इसमें सुधार के लिए प्रोग्राम चलाई है और वो अलग अलग समय पे लागू हुआ। जैसे CCE के बारे में आप जानते होंगे, जो बहुत बढ़िया प्लान है और वो इस समय संचालित है। क्या आपको लगता है कि फंड्स एक बहुत बड़ी चुनौती है? तो आप कहेंगे नहीं, भारत सरकार के पास बहुत पैसे हैं तो फंड की कोई समस्या नहीं है। कम से कम इसको तो आप हटा ही दें, सारे जहां जहां 3 है उसको आपको काट दीजिए। देखो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही हट गए, बी एंड सी तो एक ही चीज से हट गया। अब बात कीजिए, क्या इक्वेलिटी की बात हो रही है, साम्यता परीक्षा हमारे उच्च शिक्षा में, या विस्तार? हाँ, आप ये कहेंगे कि एक्सपेंशन में बहुत आज भी बाधा है, ये भी सही ऑप्शन है। यानी एक तो सही होगा ही होगा। अब एक यहाँ है 5 को आप सही मानिए, 5 यहाँ है, यानी 2 इसमें सही है साम्यता। कुल मिलाकर डी आपके लिए सही आंसर हो गया। क्योंकि फंड की कमी तो बिल्कुल नहीं है हमारे पास, इसलिए इसको आप हटा दीजिए, सीधे रिमूव कर दीजिए। परीक्षा में सुधार समय समय पे होता रहा है, बहुत बड़ा चैलेंजेस यहाँ पे नहीं है उच्च शिक्षा में। ठीक है, तो डी इसका सही ऑप्शन हो गया। मिलते हैं अगले सेशन में। आप लोग अपने अपने स्कोर कार्ड जरूर बता दीजिएगा। जो डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, उसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको। कोशिश किया जाएगा कि आपके जो भी इश्यूज है उसको सॉर्ट आउट किया जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।